Hello, dear students. Welcome back to my channel. So, now we are going to we are going to discuss in brief what is the gist of The Weave of My Life by Urmila Pawar. So, Urmila Pawar is a Indian writer who writes in which language? That you have to tell me. Yes, it's written over here. She writes in Marathi language and often she is prescribed in English literature. Why? Because her writings are available in translation now. So she's a Dalit writer. She stands for Dalit community. She raises voice on their behalf. She is their voice, we can say. And earlier in previous syllabus, there was a short story prescribed by Punjab University only. That was my childhood tale. That was a beautiful story about her childhood. कैसे ये कहती हैं कि मेरी जिंदगी में fearsome foursome है. fearsome foursome का मतलब पूरी जिंदगी को बनाने वाले, इनकी जिंदगी को बनाने वाले वो चार शख्स, वो कौन है? वो थे, उनमें दो पेरेंट्स, एक भाई और एक सर. फोर को उन्होंने fearsome foursome बोला है. और इनमें कौन? इनके फादर, जो बहुत स्ट्रिक्ट थे, अपनी कम्युनिटी के कुछ पढ़े हुए इंसान थे, वो बाकियों से बेहतर, तो लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे. ही वाज अ स्कूल मास्टर. अपनी कम्युनिटी की शादियां भी वही कराते थे, और जब भी उनको शादियां करा के कुछ खाने को मिलता था, कुछ पैसे मिलते थे, हर मदर यूज्ड टू सेव देम, और जो कपड़ा मिलता था बीच में, उनके ही कपड़े बना के इनको पहनाए जाते थे. बड़े स्ट्रिक्ट थे. उनको अगर डिफाइन करना हो, वो कहती हैं कि दो ही कलर्स में कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट. फादर यही पहनते थे. उनका बहुत डार्क कम्प्लेक्शन था और उनके वाइट दांत चमकते थे. और मदर बड़ी स्ट्रिक्ट हैं. शी इज द reason behind her success. So she even has laid her foundation. And then third personality is her brother, who is again as strict as parents. And fourth one is her school master, her लेकर गुरुजी. हर लेकर गुरुजी को क्यों याद करती है? क्योंकि किसी की भी गायें अगर स्कूल में गोबर कर जाती थी, स्कूल की वो नहीं होती थी, फेंस नहीं होती थी, चार दीवारी नहीं होती थी, तो किसी की भी गाय भैंस अगर गोबर कर जाती थी, हर लेकर गुरुजी ये कह के कि ये उर्मिला की कपिला ने किया है, इसकी गाय का नाम कपिला था, तो उसी से सारी सफाई कराते थे. और बड़ी बार ये लेसन्स मिस भी कर जाती थी. इसको एक बार गुरुजी ने हिट किया था, और ऐसे बीच में एक ऐसे ही वर्ड है कि इसका मुंह ऐसे स्वेल्ड था जैसे हनुमान जी का होता है. तो अल्टीमेटली हर मदर कन्फ्रंटेड हिम when he was going back to his home after the school got over. तो कैसे इसकी मदर ने उनको धमकाया कि अगर आपने, क्योंकि फादर नहीं थे, सारा दिन वो टोकरियां बना बना के गुजारा करती थी, तो मदर ने ओपनली उनको बोला कि अगर आज के बाद आपने बिना बात के मेरे बच्चे को टच किया, तो आई विल मेक श्योर दैट यू विल नॉट वॉक ऑन योर लेग्स. तो वो कहती, दैट वाज द डे व्हेन आई माय मदर एम्पावर्ड मी. So that was the woman empowerment, how she was ready to take anything if her child was wrong, but उसका बच्चा गलत नहीं था, तो she was not ready to take any injustice. तो उसने फिर बहुत openly ये declare कर दिया, and that gave a new vigor and energy to this girl. And she respected her from the core of her heart. And नहीं तो वो यही complaint करती रहती थी कि father के बाद शायद वो mother को गुरु मंत्र दे गए, teach the children. ये उस बहुत प्यारी शॉर्ट स्टोरी है वो. तो उसमें ये था सब, एंड सेम थिंग्स, ऑल दो सेम डिटेल्स जो हैं वो यहाँ इसकी इस ऑटोबायोग्राफी में भी हैं, सेम वही सारी चीजें. सो शी स्टैंड्स फॉर द फेमिनिस्ट स्ट्रगल इन महाराष्ट्र. द वीव ऑफ माई लाइफ का मराठी में नाम क्या था? आयदान. आयदान, जिसका मतलब क्या है? टोकरियां जो बैम्बू से बनती हैं, बांस से बनती हैं, वो वाली टोकरियां, चाहे वो आप उसको यूटेंसिल या वेपन भी बोल दो. तो कैसे इसकी मदर ने टोकरियां बना बना के इनको जिंदगी में खड़ा किया, और कैसे उसी वीव को वो कहती है कि यही मेरी जिंदगी का ताना बाना है, ऐसे ही मेरी माँ ने मेरी जिंदगी को बुना है. छोटे छोटे से जो भी अच्छे बुरे पल हैं जिंदगी के, वो हमारे साथ यहाँ पे इस मेमोयर में
मेमोरी बेस्ड है ये, उसमें शेयर कर रही हैं। तो वीवा ऑफ माई लाइफ जो है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट एज इट स्पीक्स ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड एथनिसिटी, रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस ऑन देयर ओन टर्म्स। तो यहाँ पे वो हर तरह की बात कर रही हैं, अपने आस पड़ोस की, अपने घर बार की, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज की, अपनी मदर की, और कैसे उसकी लाइफ रही है, बचपन, उसकी मदर ने क्या क्या किया उसके लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी शादी, और उसके बाद उसके बच्चों का फ्यूचर, उनके बच्चों की जिंदगी। तो क्या क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, बहुत उतार चढ़ाव देखे उन्होंने, आ, बहुत सारी ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस देखी कि सोसाइटी में फीमेल्स के साथ हो क्या रहा है, हाउ सोसाइटी इज वेरी, यू कैन से, डिस्करेजिंग रिगार्डिंग द फीमेल्स। कैसे जॉब में भी जो मेल्स हैं उनको बहुत प्रेफरेंस मिलती है और फीमेल्स को नहीं मिलती है। तो अल्टीमेटली ये एक दलित मेमोयर भी आप इसको कह सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको दलित कॉन्शियसनेस या दलित को डिफाइन करना आ सकता है, दैट व्हाट इज दलित, हु इज अ दलित। So Urmila defines Dalit as a human being crushed under the heels of the social order dominated by oppressive caste system, a neglected, ignored entity, but with a rationalist, humanistic ideology, stood up to resist it. तो सिंपल, कौन है एक दलित? एक दलित एक क्रश्ड ह्यूमन बीइंग है जो सोसाइटी के ऑर्डर के नीचे दबा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करिएगा। यहाँ पे she also says that rather than so-called words, it is awareness of each and every individual about who or she is. तो एक अवेयरनेस की भी बात कर रही है कि there is nothing to feel ashamed of. You are the master of your life and say proudly who you are. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो। फिर यहाँ पे उर्मिला पवार challenges views that see caste as a social institution frozen in time। तो उन लोगों पे भी यहाँ वो बड़ा तीखा व्यंग कस रही है, जो जिनको लगता है कि जो कास्ट है ना वो एक सोशल इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम को कभी भी आप खत्म कर सकते हो, चाहिए क्या, पढ़ाई लिखाई और आपका टेम्परामेंट, एवरीथिंग कैन बी अबॉलिश्ड। तो यहाँ पे 3 जनरेशंस की लाइफ के बारे में वो बात कर रही है। मदर पहली जनरेशन है, उर्मिला और उसके कजन दूसरी जनरेशन, और उसकी डॉटर थर्ड जनरेशन। कि क्या सिचुएशन चेंज हुई, क्या जो एक्सप्लॉयटेशन मदर ने देखी क्या वो इसने नहीं देखी, क्या वो आगे बच्चों ने नहीं देखी? नो, थिंग्स आर सेम। हाँ, इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। नाउ शी इज वेरी ओपनली टेलिंग इन द शॉर्ट स्टोरी कि उसके हस्बैंड ने उसको बहुत सपोर्ट किया, बहुत पढ़ाया, बट जब उसने मास्टर्स में एडमिशन ली तो फैमिली में क्रैक्स आने शुरू हो गए। और शॉर्ट स्टोरी में वो इस बायोग्राफी में वो ये भी लिखती हैं कि अपने हस्बैंड को उनको जस्टिफाई करना पड़ता था, दैट आई स्टडी इन माय फ्री टाइम। मेरे को ये नहीं कहने की जरूरत मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं। तो अल्टीमेटली शी सेड इट लाइक इवन माय हस्बैंड व्हेन इवन इट वाज अ लव मैरिज, तो उसको के लिए भी वो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं आई हैड टू मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स। वो भी इतना सब करने के बावजूद अल्टीमेटली ही वाज अ मेल ओनली हु represented male dominance. So Urmila Pawar refers to the 3 ages of Dalit women, और वो सब बताती हैं कि how her mother was a hardworking woman who obeyed her husband's suggestions. तो मदर ने फादर को हमेशा माना, उनकी बात मानी। कैसे उर्मिला की मदर के पास कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी उसकी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ में। उसकी, मतलब आप ये कहो कि पूरी लाइफ बच्चों के आसपास ही निकल गई, अपने हस्बैंड के साथ उनके आसपास ही निकल गई, लेकिन शी couldn't have differentiation. She always lived the life created by society, following all the customs and rituals. She never thought anything other than her family and children. She supported her family by weaving the bamboo baskets, but this became her livelihood after the death of Urmila's father. तो शॉर्ट स्टोरी में भी यही कहती हैं कि शी ऑलवेज वांटेड दैट हर फादर शुड नॉट कम बैक फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि जैसे ही आते थे इनको उन्होंने वो खाना खिलाना, इनको पढ़ने बिठा देना, और अगर ये कुछ चिक चिक करते थे तो उनकी वो जो चपेड़ थी वो मुंह पे लैंड करती थी, और उनका जो छाता था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे पोपटलाल के छाता लेके घूमते हैं, इसके फादर भी छाता लेके घूमते थे, वो आता था लाइक बैक विद बैंग होता था बैक पे।
He suffered the pain, she suffered the pain of death of her son and husband silently. Earlier, the money was support to the family, but she has to manage the total family with that income only. So she started working really hard. तो बहुत मन को ये देख के, ये पढ़ के कुछ होता है कई बार कि एक फीमेल ने सोचो कितनी शिद्दत से वो करी हुईंगी, वीव करी हुईंगी बास्केट्स वगैरह कि आज उसके बच्चे इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और उर्मिला अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हैं कि जब इसको डिलीवर करने जाना होता था ना, तो कई बार ऐसे होता था, बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन कि सामने इसके क्लासमेट का घर होता था और उन्हीं को वो डिलीवर करने होते थे और लोग कैसे ऐसे फेंकते थे पैसे ऊपर से इसके हाथ हथेली पे कि कहीं उनका हाथ इसके हाथ को टच ना कर जाए और अगर टच हो गया तो वो जल जाएंगे। तो ये तक वो इतने ओपनली सब कुछ बता रही हैं। देन शी इवन टचेस द इशू ऑफ रीचिंग प्यूबर्टी कि कैसे इसको टैबू की तरह इसको ऐसे बड़े तकियानुसी तरीके के साथ लिया जाता है, जबकि दिस इज समथिंग नेचुरल, acceptable, and everyone should be made aware of it. Rather, boys should have a very considerate attitude towards their mothers, their like sisters, their friends, and they should respect them always. बहुत बहुत important है ये चीजें उनको समझानी भी। तो अपनी मदर के बारे में ये क्या कहती हैं? आई चेंज्ड, आई बोलती हैं ये मम्मा को। Earlier she was thrifty, now she became sordidly stingy. The village women or our cousins' wives occasionally came to borrow a little money, but now she never parted with the far thing even when she had any. तो कोई दूध पास की भी चीज होती थी ना, अब नहीं देती थी। पहले थोड़ा बहुत पैसा दे देती थी, कभी फादर के बाद उसको था कि नहीं मुझे बच्चों को पढ़ाना है, कहीं स्टैंड करना है, तो ये नहीं देती होती थी। और छोटी सी बात पे बड़ी इम्पेशेंट हो गई थी, किसी छोटी सी बात पे बहुत डांट देती थी उनको। वो चाहे कोई भी चीज होती थी, शी यूज टू बी कर्सिंग ऑल द टाइम। बहुत इम्पेशेंट और फ्रस्ट्रेटेड सी हो गई थी फादर के डेथ के बाद। और बेटे की डेथ भी जो थी उसने भी काफी बड़ा झटका दिया था इनको। दैट वाज नॉट एन इजी थिंग टू डाइजेस्ट। So, लेकिन she wanted her children to study as her husband expected. When it came to school and studies, she was strict and kept a watch on her children. तो जब पहले नहीं बोलती थी क्योंकि फादर ही सब कराते थे, तो जब फादर नहीं रहे तो इतनी स्ट्रिक्ट हो गई बच्चों के साथ कि उनको मतलब ऐसे लगता था कि he was far lenient than her. He was more lenient than her. Women of a living area had a complete belief in Urmila's mother as she did not ching-wang people's matter. तो वो लोगों के वो गॉसिप्स नहीं करती थी, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी, बड़ी कंपैशनेट, रिस्पॉन्सिबल और काइंड लेडी थी। तो इस मेमोयर के जरिए वो मार्जिनलाइजेशन की भी बात कर रही हैं कि कैसे जेंडर, कास्ट और क्लास के लेवल पे फीमेल जो हैं वो हमेशा एक्सप्लॉइट होती हैं। सो इनका ये जो मेमोयर है, इट्स नॉट द जर्नी ऑफ एन वुमन, इट्स नॉट ओनली द जर्नी ऑफ एन इंडिविजुअल वुमन, बट इमोशन एंड कॉन्शियसनेस। ये भी नहीं है, इट्स नॉट जर्नी, इट्स नॉट इमोशन, इट्स नॉट कॉन्शियसनेस, बट अ सोशल एंड कम्युनिटी बेस्ड कोरस ऑफ वुमेन। ये सिर्फ एक लेडी की बात नहीं हो रही है, यहाँ उन हजारों लेडीज की ये आवाज बनी है जो सिस्टम के चलते सफर करती हैं और अब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाती। तो फिर वो ये भी डिस्क्राइब करती हैं कि कैसे दलित वुमेन जो हैं दे आर अफेक्टेड बाय द पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कास्ट वायलेंस, और कैसे वो बहुत अच्छा सब कुछ करना चाहती हैं बट उनको वो माहौल नहीं मिलता। तो वो सारी की सारी बातें यहाँ अपने एक्सपीरियंस के साथ हमारे साथ शेयर कर रही हैं, हमारे आगे रख रही हैं। फिर अपने अर्बन एरिया में जब वो बड़ी हो जाती हैं उस एरिया की भी बात करती हैं कि कैसे जो घर थे मराठास के और ब्राह्मण्स के वो ज्यादा दूरी पे नहीं थे, कैसे भंडारी एंड कुलवाड़ी women could drink water from their wells but untouchables जो थे उनको अलाउड नहीं था। और ये सेम अनटचेबल्स और पानी वाली बात आपने ठाकुर्स वेल में भी पढ़ी है कि कैसे पानी वो जाखू जो है उसको मजबूर है वो सड़ा गला बदबू वाला पानी पीने के लिए, जबकि विलेज में पानी है लेकिन वो ठाकुर का कुआं है और वहां से
ये गरीब लोग पानी नहीं ले सकते, तो वो बेचारा वही गंदा वाला पानी पीता है। फिर बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं उनके बारे में वो मेमोयर में बात कर रही है कि कैसे डॉटर इन लॉज आर ऑलवेज डिस्पाइज्ड एंड बैश्ड अप। There was a common expression that mother-in-law would use about their daughter-in-laws was trust the bitch to, तो ये तो चलो बेसिकली कैसे मेल और फीमेल दोनों आपस में लड़ेंगी, सासू माँ और सॉरी मेल और फीमेल कह रही हूँ, अ फीमेल वर्सेस अ फीमेल, हाउ मदर इन लॉ विल हैव अ क्लैश विद डॉटर इन लॉ, ये भी सारी बातें की हैं उन्होंने। देन डेफिनेटली शी इज टॉकिंग ऑफ ऑल दोज टैबूज एंड बिलीव्स कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो लेडी जो है वो श्रृंगार नहीं कर सकती, तो how they have to be very simple, तो ये भी वो सारी बात कर रही है यहाँ पे कि कैसे ये एक दलित थी, एज अ दलित गर्ल पैदा हुई हैं, दलित रही हैं और खुद कहती भी हैं कि हाँ आई एम अ दलित, शी इज नॉट अशेम्ड ऑफ। तो बड़े प्राइवेट एस्पेक्ट्स जो हैं लाइफ के, जैसे रीचिंग प्यूबर्टी, मैरिज, फैमिली, इन सब के बारे में बात करी है। शी इवन गोज ऑन टू एक्सप्लेन कि कैसे फीमेल के साथ बुरा होता था उनके बचपन में विलेज में, सॉरी उनके बचपन के विलेज में। What happened once, there was a rumor that a girl, a woman widow was found to be pregnant, कि एक widow है वो pregnant है, तो that woman was asked कि about the child but she was not ready, तो punishment ये मिली कि she would be kicked, so decide क्या किया गया, she was judged before 9 villages and decided to punish the women with kicks until the baby got aborted, was नहीं आना, got aborted। मतलब इतना गंदा बिहेवियर कौन कर सकता है किसी के साथ, समाज करता है। सो एक ऐसा ही एक और केस था जहाँ पे वुमेन ने ये कंप्लेंट की कि उसके हस्बैंड का किसी के साथ इलिसिट रिलेशनशिप है, बट सेम उस लेडी को भी डेथ का सामना करना पड़ा। लेकिन वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी यहाँ कोट करती है, व्हेन शी मैरिड द लव ऑफ हर लाइफ with whom Urmila fell in love, Harish Chandra, she was happy to find him supportive and encouraging. But once she took admission in masters, their family life began to split up. This proves that Harish Chandra is also a representative of patriarchal society. She even goes on to quote the experience of her pregnancy and delivery. तो यहाँ भी बताती है कि कैसे लोग कितने इजी तरीके से आप ये सारी बातें कर लेते हैं, एंड हाउ शी वाज वेरी मच अशेम्ड ऑफ द फैक्ट कि वो प्रेगनेंसी, डिलीवरी, स्टिचेस, ये बातें वो बहुत कंफर्टेबली नहीं कर सकती है, और इन्हीं चीज़ों को लेके वो उसको लग रहा है कि लोग कितने कंफर्टेबल हैं, कैसे बोल देते हैं, कैसे मेल्स जो बेबी को देखने आ रहे हैं उनके सामने भी ये सारे राग अलापे जा रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, what they have to do with everything, right? They have come to wish the child, they have come to pray for the well-being of the child, it's okay, what's the need of telling them the whole story? तो यहाँ ये भी वो बात कर रही हैं। So Urmila Pawar has worked with so many organizations, feminist and Dalit organizations, that she has made herself a big name, and definitely she is the one who is never to फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली। तो जब हस्बैंड की भी डेथ हुई और इनको बोला गया कि आप मंगलसूत्र, बैंगल्स, फ्लावर्स, कुमकुम ये नहीं लगा सकती, ये हटा दो, तो शी फील्स इट इज इंसल्ट फॉर अ वुमन। तो उनको लगा कि ये गलत चीज है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बड़े लोग थे, जिस किसी ने कहा कि बड़ी स्टूपिड है, किसी ने कहा बड़ी वाइज है, बट शी वाज लाइक नो, आई विल नॉट स्टॉप वेयरिंग बिकॉज आई that shows that her husband was close to her, तो उसने नहीं पहनना छोड़ा, सब कुछ वो बाद में भी पहनती रही हैं। तो यहाँ पे जो मेमोयर है वो मार्जिनलाइजेशन तो दिखा रहा है, इसके अलावा इट इज टेलिंग द ट्रूथ that how जो females हैं, they are affected to the greatest extent by poverty, unemployment, caste violence, both in public and private domains. चाहे घर की बात हो, चाहे बाहर की बात हो, एक female suffers a lot. तो I hope now you can make out your answer कि क्या क्या बातें की हैं, बड़ी कहानियां सुना दी हैं आपको। All the very best, take care, good luck.